बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव में है तो इससे हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज़ होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव में है तो इससे हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज़ होता है। बट क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है। सुनने में ऐसा लगता है कि हमारे देश के पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं वही होता होगा फॉरेक्स रिजर्व, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हमारे देश के पास जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको फॉरेक्स रिजर्व नहीं बल्कि उसको कहा जाता है फॉरेन करेंसी रिजर्व। और फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे देश की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसके ऊपर अगर आप गोल्ड रिजर्व को ऐड करो, एसडीआर को ऐड करो, आरटीपीज को ऐड करो, तब जाकर बनता है फॉरेक्स रिजर्व। आई नो कि आपको अभी भी सुनने में ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर्स और आरटीपीज को शामिल क्यों कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व का पर्पस समझना होगा। बेसिकली किसी भी देश के पास ऐसे जितने भी एसेट्स हैं जिनके थ्रू वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, ऐसे सभी एसेट्स को फॉरेक्स रिजर्व की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ एसेट्स लिक्विड एसेट्स होते हैं जैसे कि फॉरेन करेंसी रिजर्व, और कुछ एसेट्स नॉन लिक्विड हैं जैसे एसडीआर्स, गोल्ड रिजर्व्स और आरटीपीज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे देश को बाहर के किसी देश से ऑयल खरीदना है, तो इस ऑयल के बदले हमारा देश फॉरेन करेंसी रिजर्व से निकालकर पैसे दे सकता है, और इसीलिए फॉरेन करेंसी रिजर्व को लिक्विड एसेट कहा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ये रेडीली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हमारे देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व खाली हो चुका है और हमें रिलाई करना पड़ रहा है एसडीआर, आरटीपीज या गोल्ड रिजर्व के ऊपर, तो इस तरह के सिनेरियो में भी हम लोग अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने एसडीआर, आरटीपीज या गोल्ड रिजर्व्स को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इस तरह के सिनेरियो में पेमेंट करने में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एसडीआर्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व, आरटीपीज और गोल्ड रिजर्व्स ये ऐसे एसेट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। और आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहता है तो उसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए कि वो अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए इंडिया जो है वो एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो अगर हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं है तो हम लोग बाहर के देशों से ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, और अगर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉरेन करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आरटीपीज ये बेसिकली होते क्या है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व की। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हमारे देश के पास जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको कहा जाता है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। इसी तरह हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास जितना भी गोल्ड है उसको गोल्ड रिजर्व कहा जाता है, और गोल्ड को हमेशा से स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। इसीलिए अगर किसी कंट्री को ऑफर किया जाए कि हम आपको गोल्ड में पे करेंगे तो वो कंट्री जनरली एग्री कर देती है। अब आती है बात एसडीआर की, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब एसडीआर को समझने से पहले आपको बेसिकली आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। आईएमएफ को बेसिकली एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया गया था जो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। आज की डेट में लगभग सभी कंट्रीज़ आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज़ हैं और इनकी टोटल संख्या हो गई है 190। और इतनी सारी मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है। आईएमएफ अपने पास एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करता है बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज मेंबर कंट्रीज़। और जब भी कोई मेंबर कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही होती है तो आईएमएफ अपने इस पूल ऑफ एसेट से उस कंट्री को सपोर्ट करता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आईएमएफ सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है और सिर्फ उन्हीं को लोन देता है। कोई भी ऐसी कंट्री जो आईएमएफ की मेंबर नहीं है उसको ना तो आईएमएफ लोन देता है और ना ही किसी तरह का कोई सपोर्ट करता है। तो आईएमएफ किस तरह से काम करता है इस चीज़ को अभी तक हम लोगों ने एक बर्ड्स आई व्यू यानी बहुत ही ऊपर से समझा है, लेकिन इस चीज़ की हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि आईएमएफ किस चीज़ के बेस पर ये डिसाइड करता है कि उसको कितने पूल ऑफ एसेट्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए आईएमएफ क्या करता है कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर ये अंदाज़ा लगाता है कि इस समय ग्लोबल लिक्विडिटी नीड कितनी है, और इसी के बेस पर ये डिसाइड होता है कि आईएमएफ को एक्चुअली में कितने एसेट्स की ज़रूरत है कि किसी भी मेंबर कंट्री को अगर ज़रूरत हो या फिर कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हो तो आईएमएफ उसे मदद कर पाए।
तो एक बार जब ये डिसाइड हो जाता है कि आईएमएफ को कितने पूल ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिसके बेस पर वो सभी मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि आईएमएफ हर एक मेंबर कंट्री के लिए एक आईएमएफ कोटा असाइन करता है। किसी भी मेंबर कंट्री को कितना आईएमएफ कोटा असाइन होगा ये डिपेंड इस बात पर करता है कि वो कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी में कहाँ रैंक करती है। यानी अगर एक कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पर रैंक करती है तो उसका आईएमएफ कोटा सबसे ज़्यादा होगा। और ये तय करने के लिए कि एक कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमी में कहाँ रैंक कर रही है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं और इन सभी पैरामीटर्स को एक वेटेज असाइन किया गया है। सबसे पहला पैरामीटर है उस कंट्री का जीडीपी। इस पैरामीटर का वेटेज है 50%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है ओपननेस टू ग्लोबल इकोनॉमी और इसका वेटेज है 30%। और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का वेटेज है 15%। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को बेसिकली इस चीज़ के ऊपर जज किया जाता है कि उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में किस तरह की फ्लक्चुएशंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है इंटरनेशनल रिजर्व और इसकी वेटेज है 5%। तो ये तो बात हुई उन पैरामीटर्स की जिसके बेस पर आईएमएफ ये डिसाइड करता है कि एक कंट्री की वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या रैंकिंग है, क्योंकि इसी के बेस पर आईएमएफ उस कंट्री को आईएमएफ कोटा असाइन करता है और ये कोटा परसेंटेज की फॉर्म में असाइन किया जाता है। तो जब भी आईएमएफ किसी भी कंट्री को आईएमएफ कोटा असाइन करता है तो इसी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होती हैं। फॉर एग्जांपल, आईएमएफ कोटा के बेस पर ही ये डिसाइड होता है कि एक कंट्री को आईएमएफ के पूल ऑफ एसेट्स में कितना कंट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के पास कितनी वोटिंग पावर या कितनी वोटिंग राइट्स हैं, ये भी आईएमएफ कोटा के बेस पर ही डिसाइड होता है। और हाँ, अगर बात करें एसडीआर एलोकेशन की, तो किस कंट्री को कितना एसडीआर एलोकेट होगा ये भी इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस कंट्री का आईएमएफ कोटा कितना है। अब ये एसडीआर क्या है और इसका एलोकेशन किस तरह होता है, ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो इसे लेकर आप अभी टेंशन मत लो। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आईएमएफ कोटा से और क्या क्या चीज़ें डिटरमिन होती हैं, तो एक कंट्री आईएमएफ से कितना पैसा बोरो कर सकती है, ये चीज़ भी आईएमएफ कोटा से ही डिटरमिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में एक मेंबर कंट्री ने आईएमएफ को जितना पैसा आईएमएफ कोटा में पे किया है उसका 145% तक वो आईएमएफ से बोरो कर सकती है। तो एक साल की लिमिट है 145%, लेकिन क्यूमुलेटिवली एक कंट्री आईएमएफ से 435% तक बोरो कर सकती है। और अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर एक कंट्री बिल्कुल ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, तो ऐसे समय में आईएमएफ और भी ज़्यादा पैसों की मदद कर सकता है। नाउ आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आईएमएफ कोटा की इंपॉर्टेंस क्या है, और आप ये जानना भी चाह रहे होंगे कि इंडिया को कितना आईएमएफ कोटा असाइन किया गया है। तो 2021 में इंडिया का जो आईएमएफ कोटा असाइन किया गया था वो था 2.75%। यूएस डॉलर्स की टर्म्स में ये अमाउंट है 19.41 बिलियन यूएसडी। और ये जो आईएमएफ कोटा है ये बेसिकली हर 5 साल में रिव्यू होता है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स। अब ये जो आईएमएफ कोटा की पेमेंट है इसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जिस भी कंट्री को जितना भी आईएमएफ कोटा असाइन होता है उसके इक्विवेलेंट पेमेंट उस कंट्री को आईएमएफ को करनी होती है। लेकिन इस पेमेंट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है 25% और दूसरा पार्ट है 75%। इस पेमेंट का जो 25% वाला पार्ट है वो एक्चुअली में उस पूल ऑफ एसेट्स को फॉर्म करता है जिसके बेस पर आईएमएफ डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकती है, लोन दे सकती है या फिर उनको बेल आउट पैकेज दे सकती है। और ये पेमेंट किसी भी कंट्री को वर्ल्ड की 5 मेजर करेंसीज, जिन्हें हार्ड करेंसीज कहा जाता है, उन्हीं में करना होता है। ये 5 मेजर करेंसीज हैं यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपियन यूरो, चाइनीज़ युआन और जापानीज़ येन। इसके अलावा अगर एक कंट्री चाहे तो ये पेमेंट वो हार्ड करेंसीज के अलावा एसडीआर की फॉर्म में भी कर सकती है। तो अगर इंडिया को एसडीआर की फॉर्म में ये पेमेंट करनी है तो उसे अपने एसडीआर अकाउंट से ये पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर पेमेंट एसडीआर की फॉर्म में करनी है तो इंडिया के एसडीआर अकाउंट में एसडीआर होनी भी तो चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एसडीआर होता क्या है और किसी भी कंट्री के पास एसडीआर आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज़ को पीरियोडिकली यानी बीच बीच में एसडीआर एलोकेट करते रहता है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसे आईएमएफ क्रिएट करता है। तो आप इसे बेसिकली इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने कस्टमर्स को कुछ पॉइंट्स देते रहते हैं, इस तरह आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज़ को कुछ एसडीआर्स देती रहती है।
और जिस तरह आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इन पॉइंट्स से भी कर सकते हैं और चाहे तो इन पॉइंट्स को किसी और तरह से रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मेंबर कंट्री के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी IMF कोटा पेमेंट को SDR की फॉर्म में भी दे सकती हैं और चाहे तो इन SDR को रिडीम कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड करेंसीज। लेकिन ये जो रिडम्पशन वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिडम्पशन है ये IMF डायरेक्टली नहीं करता है। ये कैसे होता है इसको थोड़ी देर में कवर करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि IMF कोटा पेमेंट का ये जो 75% पोर्शन है इसका क्या करना है। तो बेसिकली हर एक देश के सेंट्रल बैंक के अंदर IMF का एक अकाउंट होता है और IMF कोटा की ये जो 75% पेमेंट है ये बेसिकली हर एक देश को अपने सेंट्रल बैंक के अंदर जो IMF का अकाउंट है उसके अंदर जमा करानी होती है और ये पेमेंट कोई भी कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कर सकती है। अब यहाँ पर आता है मेन डिफरेंस। देखो ये जो 75% है जो कोई भी कंट्री अपनी सेंट्रल बैंक के IMF अकाउंट में जमा कराती है इसे कहा जाता है अपर क्रेडिट ट्रांच। इस पैसे को कोई भी कंट्री ऐसे ही नहीं निकाल सकती। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिकली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि उसे इस पैसे की ज़रूरत पड़े तो ये पैसा उस कंट्री को देने से पहले IMF उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस इम्पोज कर देता है। तो ये तो बात हो गई अपर क्रेडिट ट्रांच की। अब बात करते हैं IMF कोटा के उस 25% की जो एक कंट्री IMF को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती है पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करने के लिए। इस अमाउंट को कहा जाता है RTP यानी रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी मेंबर कंट्री IMF से रिजर्व ट्रांसपोजिशन में दी गई अमाउंट को वापस ले सकता है। इस अमाउंट को देने में IMF कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करती और ना ही किसी भी तरह की कोई कंडीशंस लगाती है। आई एम श्योर कि अब आप अपर क्रेडिट ट्रांच और RTP यानी रिजर्व ट्रांसपोजिशन के डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि SDR क्या होता है। बट SDR से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना अभी बाकी है। बात यह है कि SDR को बेचा और ख़रीदा भी जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर एक कंट्री चाहे तो किसी दूसरी कंट्री को हार्ड करेंसी देकर SDR को खरीद सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खरीद फरोख्त दो कंट्रीज़ के बीच में डायरेक्टली नहीं होती। ये ट्रांजैक्शन IMF के थ्रू होता है, यानी IMF इस तरह की खरीद फरोख्त को फैसिलिटेट करता है और IMF कहता है कि अगर इस खरीद फरोख्त के चलते आपकी SDR होल्डिंग आपकी SDR एलोकेशन से कम हो जाती है तो जितना भी SDR का शॉर्टफॉल है उसके ऊपर उस कंट्री को IMF को इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर इसका उल्टा सिनेरियो है, IMF ने जिस कंट्री को जितना SDR एलोकेशन किया था अगर उसके पास SDR एलोकेशन से ज़्यादा SDR होल्डिंग्स हैं तो IMF उसको इंटरेस्ट पे करता है। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि SDR एलोकेशन का एक्चुअली में बेनिफिट क्या है। तो अगर आपको SDR का बेनिफिट समझना है तो आपको बेसिकली इस चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि देखो एक कंट्री जितना भी IMF कोटा पेमेंट करती है वो किसी ना किसी फॉर्म में तो उसके पास अवेलेबल है ही, चाहे IMF उसके ऊपर कंडीशन लगाए या बिना कंडीशन उसे रिटर्न कर दे। अब उसके ऊपर से IMF ये जो SDR एलोकेशन उस कंट्री को कर रहा है ये तो फ्री का एसेट है ना, और ये एक्चुअली में एसेट है भी क्योंकि आप इसे हार्ड करेंसी से एक्सचेंज भी कर सकते हो और हर एक मेंबर कंट्री को ये एलोकेट हो रहे हैं। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि SDR की वजह से हर एक देश के जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं और ग्लोबल क्राइसिस के केस में तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अगस्त 2021 में IMF ने अपनी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में $650 बिलियन के SDR बांट दिए थे। तो इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस के बीच में इस तरह का सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने फॉरेन रिजर्व के चारों कंपोनेंट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, SDR और RTP इन चारों को डिटेल में कवर कर लिया है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।